हेलो थ्री फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग फर्स्ट क्लास हो गए और फर्स्ट क्लास होना भी चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा इसे 20 मिनट से ज़्यादा का ही एक्सप्लेन करूं। और हाँ, आज का वीडियो अगर छोटा है भी तो तेल लेने जाने दो, कल हम इसको कवर अप कर लेंगे और कल से हम लोग स्पीड से थोड़ा चलेंगे। ओके, तो अब हमने जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा होता है, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। पहले आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जॉन थाउजेंड मेडिसिनल शॉप पे आ जाता है, एक पेड़ को रिवाइव करता है, मिस जिन के साथ थोड़ी सा घूमता फिरता है। कियान यान को थोड़ी सी जेलिसी फील होती है, वो काफी ज्यादा नाराज होती है, एक दो बार जॉन के पैर को भी कुचल देती है और उसमें काफी कुछ होता है। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर आप पिछला एपिसोड देख लो, क्योंकि कियान यान की असली जेलिसी आपको उसी एपिसोड में दिखाई देगी। जिसके बाद जियान ने कहा होता है कि मैं रैंक 3 का एल्केमिस्ट हूँ, जो सुनकर मिस जिन होती वो भी काफी ज्यादा चौंक जाती है कि जियान रैंक 3 का एल्केमिस्ट है। हालांकि उन्हें ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन जब जियान उन्हें अपने 2 पर्चे पकड़ाता है और उसके मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को वो देखती है तो काफी ज्यादा चौंक जाती है। उन्हें पता चलता है कि ये रैंक 3 की ही पिल के इंग्रेडिएंट है। जिसके बाद वो जियान को बताती है कि दोनों पिल्स को मिलाकर मेरे पास केवल टोटल 5 इंग्रेडिएंट है जो कि मैं आपको दे सकती हूँ। जिसपे जियान एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ये पहले ही काफी है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग जस्ट होती है वहीं से। चलो शुरू करते हैं, जहां जियोयान और मिस जिन तुरंत ही एक मेडिसिनल हाउस के अंदर जाती हैं और वो जियोन को बताती हैं कि ये पांचों मेडिसिनल इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा कीमती हैं, इसीलिए इन्हें हमारे मेडिसिनल हॉल के अंदर एक अलग जगह पर रखा गया है जो कि काफी ज्यादा सिक्योर है। और इसके बाद वो इनर हॉल की तरफ जाने लगते हैं तो आसपास से निकलने वाले लोग जियोन को बिल्कुल एनिमी की तरह देख रहे थे, क्योंकि वो जिन याओ के साथ जा रहा होता है और यहाँ पे जिन याओ सभी को पसंद थी और उसके साथ कोई दूसरा लड़का वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये देखकर जियान भी समझ जाता है कि इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि कोई डाउडी लेवल का वॉरियर भी इनके साथ फाइट करने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि इन्हें बस उंगली उठा देनी और लोग पागलपन से इनकी तरफ से लड़ने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। इसी को कहते हैं पावर ऑफ वुमेन। जियान भी उनकी दुश्मनी भरी नजरों को फील कर लेता है और जियान को उसका रीजन भी पता होता है। हालांकि वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और तुरंत ही इसे इग्नोर करके जिन याओ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगता है। कुछ देर तक चलने के बाद दोनों ही थाउजेंड मेडिसिन हाउस के इनर हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से सुनसान होता है। जिसके बाद वो एक काली बॉल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मिस्टर जियोयान आपके सारे हर्ब्स यहाँ पर हैं। और इसके बाद वो जैसे ही वॉल पे हाथ रखती हैं, धीरे धीरे वो वॉल ओपन होने लगती है और इसके बाद उस बॉल के अंदर एक स्टोन रूम हमें दिखाया जाता है। उस स्टोन रूम के अंदर एक खंबा था जो कि छत को सहारा दिए हुए था और वो स्टोन पिलर पूरी तरीके से ब्लैक कलर का होता है, जिसमें काफी सारे मैजिकल बीस्ट भी बने हुए थे। जब जियोयान यहाँ वहाँ देखता है तो वहाँ पे उसे काफी सारे मेडिसिनल हर्ब्स और कई और सारी चीजें दिखती हैं जो कि जियोन को समझ में नहीं आती। यहाँ पे जियोन देख सकता था कि उन मेडिसिनल हर्ब्स को बॉक्स में बंद करके नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें जमीन पर प्लांट करके लगाया गया है, जिसके कारण उनकी क्वालिटी एकदम परफेक्ट थी। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही थाउजेंड मेडिसिनल शॉप की तारीफ अपने दिल में करना स्टार्ट कर देता है और काफी ज्यादा शौक होता है। तभी जिन याओ जब जियोयान के ऐसे फर्स्ट इंप्रेशन देखती है तो तुरंत ही स्माइल करने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने इस रूम को पूरी तरीके से डेकोरेट करने में और इस चीजों को सही तरीके से प्लांट करने में काफी मेहनत की थी, तो ये उनके लिए खुशी की बात ही थी। जिसके बाद वो कहती, मिस्टर जियोयान आपको जिन मेडिसिनल हर्ब्स की जरूरत है वो कृपया यहाँ पर हैं। ये देखकर जॉन तुरंत ही रूम के अंदर एंटर होता है और अपने सामने पांचों मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को देखता है जो कि सामने प्लांट थे। तभी जिन याओ कहती है ये ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। तभी जियोन भी स्माइल करते हुए उन सारे मेडिसिनल हर्ब्स को अपने स्टोरेज रिंग में रखता है और कहता है ये मेरे लिए पहले ही काफी ज्यादा है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को जियोयान अपने स्टोरेज रिंग में रखता है। इसके बाद टेंशन फ्री होकर मुड़कर बाहर जाने ही वाला था कि तभी अचानक ओल्ड गुयू की आवाज आती है, बेटा रुक, अपन को यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। जैसे ही जियोयान ओल्ड गुयू की बात को सुनता है तो तुरंत ही काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद गुयू से कहता है, एल्डर गुयू आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तभी ओल्ड गुयू कहते हैं, हाँ मैंने यहाँ पे कुछ खोजा है। तभी जियोयान कहता है, आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार वो क्या चीज है? अगर गुयू ने कोई चीज सेंस की थी तो इसका मतलब था कि वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं, उस ब्लैक स्टोन पिलर पर देख, वो कुछ टुकड़ा जो काफी अजीब सा लग रहा है। गुयू की बात को सुनते ही जियोयान अचानक उस पिलर की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक जेड जैसा छोटा सा टुकड़ा लटका हुआ था जो कि एक लाइट को भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। जिसकी वजह जियोयान उसे देखते हुए कहता है, ये एक फॉर्मेशन प्लेट है। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं, नहीं रे पगले, ये फॉर्मेशन प्लेट नहीं है बल्कि फॉर्मेशन प्लेट का एक टुकड़ा है। जिसके बाद जियोन तुरंत ही उस फॉर्मेशन प्लेट के टुकड़े को देखने लगता है और उसे पकड़ने का इरादा रखता है। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था कि तभी आवाज आती है, मिस्टर जियोयान। और जियोन तुरंत ही 2 कदम तक पीछे हट जाता है। जियोन ने इस वॉइस में मर्डरस ऑरा को फील किया था, इसलिए जियोन तुरंत ही चौंकते हुए जिन याओ की तरफ देखता है और जिन याओ जब जियोयान के चौंके हुए फेस इंप्रेशन देखती है तो अचानक ही खुद को कंट्रोल करती है और इसके बाद जियोयान से कहती है, मुझे दुख है कि मैं थोड़ा सा नाराज हो गई थी। और इसके बाद जियोयान को ग्रीट करती है। तभी जियोयान कहता है, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, आखिरकार ये चीज आपके थाउजेंड मेडिसिनल हॉल की है, मुझे इसे बिना अनुमति के नहीं छूना चाहिए था।
जिसपे जिन्याओ कहती है मिस्टर जियान काफी ज्यादा पोलाइट हैं। आपने हमारे 1000 फ्रेंड ट्री को भी रिवाइव करने में हेल्प की, अपनी हेवनली फ्लेम दी। आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेझिझक उसे देख सकते हैं, लेकिन आपके पीछे का टुकड़ा। और इतना कहने के बाद अचानक ही रुक जाती है। तभी जियान कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं बस थोड़ा सा एक्साइटेड था और इसे देखना चाहता था, लेकिन अगर ये सही नहीं है तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं। और इसके बाद जियान कमरे के बाहर निकलने ही वाला था कि तभी जिन्याओ तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हुए कहती हैं मिस्टर जियान कृपया वेट करिए। उसे पता था कि जोयान एक रैंक 3 का एल्केमिस्ट है और फ्यूचर में जोयान की जो अचीवमेंट होंगी वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगी, इसलिए वो जोयान के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहती थी, जो कि 1000 मेडिसिनल हाउस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता। और वो एक फॉर्मेशन के लिए जिसके बारे में वो अच्छे से जानती नहीं थी, जॉन के साथ रिलेशन नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत ही आगे बढ़ती है और उस फॉर्मेशन डिस्क की तरफ पहुंचती है। तभी जॉन कहता है कुछ और है मिस जिन। तभी वो कहती है मिस्टर जियोयान आप इस टुकड़े को देखना चाहते हैं तो मैं आपको ये सौंप दूंगी, लेकिन यहाँ पे एक बैरियर है जिसे मैंने खुद बनाया था, इसीलिए मैंने आपको रोका था। और इसके बाद वो तुरंत ही एक फॉर्मेशन के साथ उस बैरियर को बंद करके उस पीस को निकाल लेती हैं। जियान ने भी फील किया था कि इस बैरियर को जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ भी नहीं ढूंढ पाया था, और अगर जियान ने गलती से भी इसे टच कर लिया होता तो रिजल्ट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। बैरियर हट जाने के बाद वो टुकड़ा हवा में तैरने लगता है। तभी जिनियाओ यही सोचती है कि जोयान को तो फॉर्मेशन प्लेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर वाला वो इसे क्यों देखना चाहता है, और काफी ज्यादा शक उसके दिल में आता है। हालांकि ये उसके थॉट होते हैं। वो जोयान को फॉर्मेशन डिस्क का टुकड़ा पकड़ा देती है और जोयान काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से उसे देख रहा होता है कि आखिरकार इस टुकड़े में क्या खास है, जिसकी वजह जोयान का तो ओल्ड गुयू इसमें क्या कुछ खास है, जिसपे ओल्ड गुयू कहते हैं मुझे नहीं पता। ओल्ड गुयू की बात को सुनकर जियान बिल्कुल शॉक रह जाता है और अजीब तरीके से उस टुकड़े को देखने लगता है। जियान को तो वो एक नॉर्मल पत्थर की तरह ही बेकार लग रहा था। तभी जिनिया जियान के बदलते फेस इंप्रेशन को देखकर कहती है मिस्टर जियोयान क्या बात है। तभी जियान तुरंत ही कहता है कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने इसे देख लिया है तो मैं अब इसे वापस लौटा दूंगा। और इसके बाद वो फॉर्मेशन के उस टुकड़े को वापस से जिनियाओ को दे देता है। और इसके बाद जियान जैसे ही मुड़ने वाला था कि तभी गुयू की आवाज फिर से आती है फॉर्मेशन प्लेट का वो टुकड़ा बेकार है, अगर केवल वो एक सिर्फ टुकड़ा ही है। हालांकि अगर तुम फॉर्मेशन प्लेट के बाकी हिस्सों को ढूंढ सकते हो और इसे पूरा कर सकते हो तो ये तो मेरे लिए भी काफी बड़ा अट्रैक्शन होगा। मुझे ये बिल्कुल भी मामूली चीज नहीं लग रही। जैसे ही जॉन ओल्ड गुयू की बात को सुनता है तो तुरंत इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके वापस से फॉर्मेशन प्लेट के टुकड़े को ले लेता है। ये देखकर जिनियाओ के फेस इंप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं कि जियोयान आखिरकार करने क्या वाला है, और वो तुरंत ही कहते हैं मिस्टर जियोयान आप क्या है। तभी जॉन कहता है मैंने इसे अच्छे से नहीं देखा, मैं इसे एक बार और देखना चाहता हूँ। ये देखकर जिनियाओ को जियोयान पर हंसी आने लगती है और इसके बाद वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से जियोयान को देखती है और इसके बाद कहती है मिस्टर जियोयान क्या आप इस डिस्क फॉर्मेशन के ओरिजिन के बारे में जानते हैं। उसकी बात को सुनकर जियोयान बिल्कुल दंग रह जाता है और कहता है मिस जिन आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हैं, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ लेकिन मैं कभी भी एक एरे मास्टर के या कि एरे डिस्क के बारे में ज्यादा नॉलेज गैदर नहीं कर पाया, भला मैं इसे कैसे पहचान सकता हूँ। जियोयान तो बस गुयू के दम पे ही उछल रहा होता है क्योंकि उन्हीं ने जियोयान को यह सब बताया था। तभी जिन कहती है ओह क्या ये सच है। तभी जियोयान अपना सिर हिलाते हुए कहता है मिस जिन मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में काफी ज्यादा समझ होनी चाहिए है ना। तभी जिनिया जियोयान की तरफ देखते हुए कहती है मिस्टर जियोयान ने पूछा है तो मैं केवल आपको सच बताऊंगी। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो ये केवल एक पीस है लेकिन ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन मुझे भी अच्छी तरीके से नहीं पता चल पाया कि आखिरकार ये किस तरह का जेड का पीस होने वाला है। जब से ये मुझे मिला है तब से 10 साल तक मैंने काफी सारे फॉर्मेशन डिस्क के बारे में रीड किया है और कई एशियन बुक्स को भी पढ़ा है, लेकिन लास्ट रिजल्ट मुझे कुछ भी नहीं मिला। हालांकि इसके अंदर से मैंने काफी ज्यादा पावरफुल ऑरे को फील किया था और ये ऑरा कुछ ऐसा था जिसे मैं भी समझने में कैपेबल नहीं थी, और जितनी बार भी मैंने इसे स्कैन करने की हिम्मत की है तो मैं काफी ज्यादा डरी हुई थी। इसीलिए मुझे सच में नहीं पता कि जिस दिन ये प्लेट पूरी हो जाएगी तो इसकी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। जिनियाओ ने भले ही काफी सारी बुक्स को रीड करके ये पता लगाया हो कि ओरिजिन डिस्क का क्या है, लेकिन उसे नहीं पता चल पाया था, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि इस डिस्क का जो ओरिजिन है वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। अगर इसे पूरी तरीके से मिलाकर एक पूरी डिस्क बना दी जाए तो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं होने वाली थी। तभी जॉन कहता है अगर ये नॉर्मल चीज होती तो हमारे मिस्टर गुयू इसे पसंद ही नहीं करते। अपने दिल में कहता है जोयान अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर के साथ चेक करने के बाद भी नहीं पता चल कर पा रहा था कि आखिरकार इस फॉर्मेशन डिस्क के अंदर किस टाइप की एनर्जी है, लेकिन उसने ये फील किया था कि ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी गुयू कहते हैं ये छोटी लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है। गुयू की बात को सुनकर तो जोयान के होश ही उड़ जाते हैं और दिल में तूफान मच जाता है। जोयान ने अब तक गुयू को किसी की भी तारीफ करते हुए नहीं सुना था। यह फर्स्ट टाइम था जब जोयान ने उसके सामने वाली लड़की की तारीफ करते हुए गुयू को देखा था, जिसका मतलब था कि जिनियाओ सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। तभी जिनियाओ की आवाज आती है मिस्टर जोयान क्या ऐसा हो सकता है कि आप वास्तव में इस चीज के बारे में नहीं पहचानते।
तभी जॉन भी स्माइल करते हुए कहता है हाँ हाँ। तभी मिस जिन कहती है मैंने सोचा था कि शायद कोई इसे मिले जो इसे पहचान पाए, क्योंकि मिस्टर जोयान भी इसे नहीं जानते, तो मुझे लगता है कि ये जेड का पीस केवल यहाँ रह सकता है। और इसके बाद वो जोयान से उस पीस को वापस लेने ही वाली थी कि तभी जोयान कहता है मेरे मास्टर ने मुझसे इसके बारे में बात की है। हालांकि मुझे तो फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरे मास्टर इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी रखते हैं। मुझे भरोसा है कि वो इसे जरूर पहचान लेंगे अगर मैं उन्हें ये दिखाने के लिए ले जाता हूँ तो। जोयान की बात को सुनकर जिन्याओ तुरंत ही दंग रह जाती है। हालांकि उसे नहीं पता था कि जॉन की बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ। हालांकि उसी टाइम पे ओल्ड गुयू जोयान के दिल में अपनी भौहों को उठाते हैं और जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं बदबूदार बच्चे, मैं कब से तुम्हारा मास्टर बन गया, तुम्हारे जैसा डिसाइबल मुझे नहीं चाहिए, भले ही तुम मेरे डिसाइबल बनना ही क्यों न चाहो। हालांकि ओल्ड गुयू ने ऐसा भले ही कहा था, लेकिन दिल ही दिल में वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और काफी ज्यादा खुश थे कि जोयान ने ऐसा कुछ कहा है। जोयान की बात को सुनकर यहाँ जिन्याओ भी तुरंत ही कहती है क्योंकि ये पीस मेरे किसी भी काम का नहीं है तो इसे आप रख सकते हैं और अपने मास्टर को दिखा सकते हैं। हालांकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस बात को लेकर हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जोयान ऐसा कुछ कहेगा। जिसके बाद वो अपना हाथ वापस ले लेती है। यहाँ पे जोयान भी काफी ज्यादा शौक होता है कि फॉर्मेशन प्लेट के इस टुकड़े को जिन्याओ उसे इतनी आसानी से दे देगी, इसलिए जोयान तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी जिन्याओ कहती है हाँ हाँ छोटे भाई, आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम वास्तव में मुझे धन्यवाद देना ही चाहते हो तो इस बड़ी बहन को मत भूलना। उसकी वॉइस को सुनकर जोयान काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसकी तरफ देखने लगता है। छोटा भाई बड़ी बहन अलग ही रिश्ते चल रहे होते हैं, जो सुनकर जोयान काफी ज्यादा दंग हो जाता है और तुरंत ही अपना सिर हिला देता है। तभी जिन्याओ कहती है ठीक है, क्योंकि तुमने पहले ही अपने काम की चीजें ले ली हैं तो ये बड़ी बहन अब तुम्हारे साथ और ज्यादा मजाक नहीं करेगी। वैसे भी जहाँ तक इन चीजों की बात है तो आपकी बड़ी बहन इन्हें आपको देने के लिए सहन नहीं कर सकती, क्योंकि ये 6 वस्तुएं जो आप हमारे 1000 मेडिसिनल शॉप से लेकर जा रहे हैं बहुत ज्यादा ही कीमती है और हमने अपना पूरा ही प्रॉफिट खो दिया है। और इसके बाद वो जियोयान की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगती है और ये सब एक मजाक ही था। मतलब जियोयान से वो इस चीज के पैसे नहीं लेने वाली थी। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी जियोयान को अपना छोटा भाई एक्सेप्ट करके। तभी जियोयान भी उनके वर्ड से थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है और थोड़ा सा हेल्पलेस भी फील कर रहा होता है। जिसके बाद वो बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी जियोयान के फेस इंप्रेशन अचानक ही चेंज हो जाते हैं और इसके बाद हाथ का पंजा कस जाता है और जियोयान काफी ज्यादा गुस्से में लाल होने लगता है। इस टाइम पे जिन्याओ का हाथ जियोयान के हाथ में ही था और जिन्याओ जब जियोयान की इस तरीके की फेस इंप्रेशन को फील करती है और उसकी बॉडी के अंदर के गुस्से को फील करती है तो जियोयान की तरफ देखते हुए कहती है क्या हुआ। यहाँ पे जोयान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से सेंस कर लिया था कि कियान यान के ऊपर कोई ना कोई खतरा जरूर है और इस टाइम पे जोयान कियान यान का हर टाइम पे ध्यान रखता था और यही रीजन था कि अचानक ही जोयान को गुस्सा आ गया था। तभी जिन्याओ जिसका हाथ जोयान से लिपटा हुआ होता है धीरे धीरे ढीला हो जाता है, जिसके बाद वो फील कर सकती थी कि जोयान इस टाइम पे इतना ज्यादा नाराज क्यों है। और इसके बाद वो तुरंत ही कियान यान के बारे में सोचती है। उसे पता था कि आमतौर पर तो उसका छोटा भाई हमेशा ही शांत रहता था, लेकिन अगर इस बार नाराज हुआ है तो जरूरी मामला बड़ा है। उसे याद था जब वो दोनों सेकंड फ्लोर पर आए थे तो कियान यान कहीं और चली गई थी और जोयान के गुस्सा होने का रीजन भी कियान यान ही थी। जिसके बाद जोयान कहता है इस लड़की को लगता है फिर से कुछ हो गया और इसके बाद जोयान उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है जहाँ से उसे कियान यान के होने का ऑरा सेंस हो रहा था। तभी जिन्याओ की आवाज आती है रुको मैं भी आती हूँ, यान सिटी में बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें पहचानते हैं, इसीलिए तुम्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, मुझे डर है कि काम बिगड़ सकता है। जोयान आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी जिन्याओ जोयान को समझाती है, जो सुनकर जोयान रुक जाता है और इसके बाद उसे ग्रीट करते हुए कहता है बहुत बहुत धन्यवाद। तभी जियोजिन कहती है जिन्याओ एल्डर सिस्टर के सामने इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर अपने भाई का इतना ध्यान तो मैं रख ही सकती हूँ और उसकी हेल्प तो कर ही सकती हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी बात को सुनकर जियोयान जो कि गुस्से में था धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करता है और इसके बाद जिन्याओ के साथ कियान यान की जगह पर चला जाता है। जिसके बाद हमें कियान यान का सीन दिखाया जाता है जहाँ कियान यान कहती है इस कंगन को सबसे पहले मैंने चूज किया है, आपको इसे लेने का क्या अधिकार है। तभी एक और लड़की कियान यान की तरफ देखते हुए कहती है मुझे क्या अधिकार है, मैंने इसकी कीमत सबसे ज्यादा दी है। तभी कियान यान कहती है लेकिन मैंने इसे पहले खरीदा है। तभी सामने वाली लड़की कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसे पहले किसने खरीदा, कीमत मेरी सबसे ज्यादा है इसीलिए ये मेरा होगा। तुम्हारे पास ज्यादा स्पिरिट कॉइन है तो निकालो और इसे ले लो, क्योंकि तुम्हारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो जल्दी से इस 1000 मेडिसिनल हाउस से बाहर निकल जाओ। इस टाइम पे ज्वेलरी रूम में दो लड़कियां आपस में लड़ रही होती हैं। तभी कियान यान कहती है कौन कहता है कि मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकती, ये सिर्फ इतना है कि मेरे पास जो पैसे हैं वो मेरे साथ जो आया है उसके पास है। इस टाइम पे उसकी फिनिक्स जैसी आंखें काफी ज्यादा नाराज होती हैं और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था।
कियान यानिस कंगन को लेने के लिए अपने स्पिरिट कॉइन का यूज करने वाली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई सामने वाली लड़की उससे इसे छीन कर पहले ही कीमत चुका देगी। साथ ही साथ कीमत इतनी ज्यादा थी कि कियान यान के पास भी मौजूदा हालत में इतने पैसे नहीं होते, और यही रीजन था कि कियान यान को भी गुस्सा आ गया था। साथ ही साथ कियान यान को जिस चीज ने सबसे ज्यादा नाराज किया था वो था कि इस लड़की ने उसका सामान तो छीना ही था, साथ ही साथ उसकी डिसरिस्पेक्ट भी की थी। और कियान यान जिसने कभी किसी को अपने सामने कुछ भी नहीं समझा, भला वो इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसीलिए वो भी तुरंत ही बहस करना स्टार्ट कर देती है। कियान यान को अच्छी तरीके से पता था कि अगर जो यान यहाँ पे होता तो वो इस कंगन को आसानी से खरीद सकती थी। कियान यान ने यहाँ पे वही कहा था कि जो यान के पास सारे पैसे हैं, तो वो लड़की तुरंत ही कहती है अगर उसके पास तुम्हारे सारे पैसे हैं तो वो कहाँ पर है। इस टाइम पे ये जो लड़की थी वो कियान यान की डिसरिस्पेक्ट किए जा रही थी। हालांकि लड़की की पावर तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन इसकी जो आइडेंटिटी थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि लोग इससे डरते थे, मतलब कि क्लेन वाले इतने ज्यादा पावरफुल थे। इस लड़की ने देखा था कि इस टाइम पे कियान यान बिल्कुल अकेली है और उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, इसीलिए वो कियान यान की और डिसरिस्पेक्ट पे डिसरिस्पेक्ट किए जाती है और कहती है तुम्हारे पास इस कंगन को खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो तुम बहाने बनाना चाहती हो, अगर तुम्हारे साथ कोई है तो चिल्लाओ और उसे बुला क्यों नहीं लेती। और इसके बाद तुरंत ही वो बैंगल पहनकर कियान यान के सामने उसे दिखाने लगती है और डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद वो जाने लगती है। ये देखकर कियान यान को गुस्सा आता है, वो तुरंत ही मुड़कर उससे कंगन छीनने के लिए आगे दौड़ती है कि तभी अचानक एक वॉइस आती है, ये छोटी लड़की कहाँ से आई है, क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है लोगों के लिए? तुम वास्तव में अपनी ताकत का यूज करके किसी से कोई सामान खरीदना चाहती हो, मतलब कि छीनना चाहती हो जिसे तुम खरीद नहीं सकती। ये दिखाता है कि तुम में डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मुझे आज तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना होगा। और इसके बाद एक खूसट बुढ़ा आगे आने लगता है जो कि अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को कियान यान की तरफ बढ़ाने लगता है। कियान यान जिसमें इस प्रेशर को देखती है तो तुरंत ही काफी ज्यादा डर जाती है और प्रेशर फील करते हुए तुरंत ही चिल्लाती है जो यान। इस टाइम पे कियान यान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। और इस टाइम पे उसने जिस पर्सन के बारे में सबसे पहले सोचा वो ना तो उसकी फैमिली से था, ना ही उसे समझ में आ रहा था क्यों, लेकिन उसके दिल में पहला नाम जो आया था वो जो यान ही था। इस टाइम पे इस प्रेशर को देखकर भी कोई बता सकता था कि सामने वाला बुढ़ा कोई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है, और उसके प्रेशर के कारण जो ये जगह होती पूरी तरीके से कांपने लगती है। हालांकि वो प्रेशर बस कियान यान को टच करने ही वाला था कि तभी अचानक दूसरे कमरे से एक पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है जो कि उसे खूसट बुड्ढे के स्पिरिचुअल प्रेशर को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगले ही पल जब सब लोग होश में आते हैं तो तुरंत ही उन्हें एक आवाज सुनाई देते हैं, ओल्ड मैन क्या आपको लगता है कि आप उसे सबक सिखाने के लायक हैं? और इसके बाद हमें वो बुड्ढा दिखाया जाता है जो कि अपनी छड़ी को पकड़े हुए था और अचानक से थोड़ी सा दर्द फील करता है। और इसके बाद अपना सिर उठाकर दूसरे कमरे की तरफ देखता है जहाँ से ये प्रेशर आया था, तो उस कमरे में खड़ा होता है अपना ठरकी जोयान जो कमरे से अंदर की तरफ आने लगता है। उस ओल्ड मैन ने जैसे ही जोयान को देखा तो अचानक ही चौंक जाता है कि उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को ब्रेक करने वाला पर्सन इतना यंग बच्चा था। ये देखकर वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। इतनी कम उम्र में इतनी पावर रखने का मतलब था कि जोयान का फाउंडेशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? हालांकि उसकी वॉइस को जॉन पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। तभी वो बंदा कहता है बच्चे ओल्ड मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी क्वालिफिकेशंस है। और इसके बाद तुरंत ही वो चीखता है और उसकी बॉडी से उसकी डुई की जो स्पिरिचुअल पावर निकल कर तुरंत एक स्पिरिचुअल स्टॉर्म को क्रिएट कर देती है जो कि तेजी से उस कमरे में फैल जाता है। ये देखकर कमरे में मौजूद लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। एक 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर वो समझ गए थे ये बुड्ढा कोई नॉर्मल पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। तभी उस ओल्ड मैन के हाथों से अचानक ही एक लाइट निकलती है जो कि तेजी से फ्लेम में चेंज होकर फायर ड्रैगन में चेंज हो जाती है और जोयान की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर जोयान के फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं चेंज होते। हालांकि मेडिसिनल हाउस के अंदर के बाकी सारे लोगों के फेस इंप्रेशन जरूर चेंज हो चुके थे और वो काफी ज्यादा सीरियस थे, लेकिन जोयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है फ्लेम कंट्रोल टेक्निक, एक एल्केमिस्ट। जिसके बाद जोयान कहता है क्या हुआ अगर तुम एक एल्केमिस्ट हो तो? और इसके बाद जोयान अपने फ्लेम ड्रैगन को देखता है जो कि उसी की तरफ आ रहा था। तो जोयान की आंखों में अचानक ही गुस्सा रिलीज होने लगता है। जिसके बाद जोयान उस ड्रैगन को देखता है। जोयान ने डिसाइड किया था कि सुसान सिटी को छोड़ने के बाद कियान यान को वो बिल्कुल भी डैमेज या कि घायल नहीं होने देगा। फिर भी उस ओल्ड मैन ने वास्तव में कियान यान पर अटैक करने की हिम्मत की थी। ये कुछ ऐसा था जिसे जोयान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जिसके बाद जोयान के हाथ से तुरंत ही सियान कलर की एक फ्लेम अपियर होती है और ये लोटस कोर फ्लेम थी जो कि तुरंत ही उस फायर ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगती है और उस ड्रैगन को पूरी तरीके से समन करके उसे अपने अंदर ही स्वैलो कर लेती है। ये देखकर वो ओल्ड मैन तुरंत ही कहता है भले ही बच्चे तुम्हारी पावर वीक ना हो लेकिन अभी भी तुम मेरे लिए कोई भी मैच नहीं हो। उसने देखा था कि जोयान की फ्लेम ने उसके ड्रैगन को जिंदा ही खा लिया था जिसपे उसे पूरा भरोसा था कि वो जीत जाएगा और वो काफी ज्यादा सीरियस तरीके से जोयान को देखता है।
हालांकि तभी जुआन जैसे ही उस ड्रैगन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो रुकता नहीं और अपनी जगह से गायब होकर ओल्ड मैन के सामने जाता है और उसके पैर पे एक लात मारता है और टक्कर की आवाज के साथ उसकी छड़ी जो कि वो पकड़े हुए थे दो हिस्सों में टूट जाती है और इसके बाद पीछे की तरफ खिसकता हुआ जाता है और बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। तभी हॉल के भीतर कियान जैसे ही जोयान को देखती हो तो उसका पीला चेहरा भी तुरंत ही ठीक हो जाता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है। जिसके बाद वो तुरंत ही दौड़ते हुए जाती है और सीधा ही जोयान को गले लगा लेती है और काफी ज्यादा कसकर उसे पकड़ लेती है। कियान की हरकतों को देखकर जोयान काफी ज्यादा दंग रह जाता है और उसका हाथ जैसे ही कियान को पीछे धकेलने के लिए बढ़ने ही वाला था कि तभी जोयान कियान के सिसकने की आवाज सुनता है और अपने हाथों को वापस पीछे कर लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन बड़ी मुश्किल से खुद को खड़ा करता है और अपनी टूटी हुई छड़ी को फेंक कर और खून की उल्टियां करके जोयान की तरफ उदास चेहरे से देखता है और कहता है भाई इतने सालों बाद तुम पहले ऐसे पर्सन हो जिसने मुझे घायल किया है। तभी जोयान कहता है ये तो रिस्पेक्ट की बात है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में जोयान की तरफ देखता है और कहता है भाई क्या तुम मरना चाहते हो। तभी जोयान कियान को थोड़ा सा दूर खड़ा करता है और अपने सामने वाले बंदे को देखता है और इसके बाद वो अपनी पावर को जोड़कर जोयान पर एक बार फिर से अटैक करने वाला था कि तभी अचानक आवाज आती है ग्रैंड मास्टर जू ये मेरा 1000 मेडिसिनल हाउस है, क्या तुम यहाँ पे अटैक करना चाहते हो। इस वॉइस को सुनकर उस ओल्ड मैन का चेहरा अचानक ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसने अभी अभी ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और सॉफ्ट वॉइस सुनी थी जिससे उसे डर लगने लगता है। ग्रैंड मास्टर जू हमें मिले हो कुछ साल हो गए हैं, लगता है आपका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए कि 1000 मेडिसिनल हाउस के अंदर लड़ने की अनुमति नहीं है और ये एक ऐसा नियम है जो कि यान सिटी के अंदर हर कोई जानता है। भले ही ओल्ड मैन यान सिटी में ना रहते हो लेकिन उन्हें भी ये पता होना चाहिए और यहाँ का नियम कोई भी नहीं तोड़ सकता भले ही वो डाउडी लेवल का वॉरियर ही क्यों ना हो। और इसके बाद एक लाल फिगर अपियर होती है जो कि अलाउड डाउडी लेवल की वॉरियर थी और ये होती है अपनी जिन याओ। उन्हें पता था कि भले ही जू सैंगमिंग रैंक 2 का एल्केमिस्ट हो लेकिन जोयान के साथ उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि जोयान रैंक 3 का एल्केमिस्ट था। तभी वो कहती है मिस जिन आप कैसी हैं, हमें मिले हुए कुछ साल हो गए, आप इन सालों में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई हैं और मैं समय के साथ साथ बूढ़ा हो गया हूँ। तभी मिस जिन कहती है ग्रैंड मास्टर जू मैं और ज्यादा पोलाइट नहीं होना चाहती ना ही पोलाइटली वर्ड सुनना चाहती हूँ, मैं और ज्यादा नहीं कहूंगी। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आज के मामले को यही रोका जा सकता है। मुझे ये मामला पूरी अच्छी तरीके से पता है, इसका स्टार्ट आपकी ग्रैंड डॉटर ने किया था और अगर आप इतने छोटे से मामले के कारण इस बात को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट आप पहले ही देख चुके हैं और आप घायल हो चुके हैं। साथ ही साथ मेरे 1000 मेडिसिनल हाउस को भी आपके कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और कई सारी मेडिसिनल हब्स भी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर जू के तो होश ही हरे हो जाते हैं। आखिरकार जोयान ने आज उसकी डिसरिस्पेक्ट की थी, वो भला जोयान को ऐसे कैसे जाने दे सकता था। इसलिए वो तुरंत ही कहता है ओल्ड मैं आपको सलाह दूंगा, ये आपके लिए अच्छा है कि आप आज के मामले में इंटरफेयर ना करें। और इसके बाद अचानक ही उसकी आंख साइन होती है। ये सुनकर जिनियाओ भी तुरंत ही स्माइल करती है और उसका हाथ उसके बालों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो बोलती है जू सॉन्गमिंग तुम सिर्फ एक रैंक 2 के एल्केमिस्ट हो, तुम मुझे ये मत बताओ कि मुझे 1000 मेडिसिनल हाउस में तुम्हारे बारे में किसी से बात करने की जरूरत है। यहाँ तक कि डाउडी लेवल का वॉरियर भी आ जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है कि आपकी 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की पावर के साथ आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। ये सुनकर वो ओल्ड मैन गुस्से में कहता है जिनियाओ आज का दिन पहले से अलग है, क्या आप सच में सोचती हैं कि इस ओल्ड मैन के एल्केमी लेवल पर इतने सालों में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं रैंक 3 का एल्केमिस्ट बनने ही वाला हूं और मुझे विश्वास है कि मैं 2 से 3 महीने के अंदर ब्रेक थ्रू कर लूंगा, उस समय आप इसके बारे में भूल सकती हैं। तभी वो कहती है मैंने तो सोचा था कि आप पहले ही ब्रेक थ्रू कर चुके होंगे लेकिन मुझे पता चला कि आप ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि आप अभी भी रैंक 2 के ही एल्केमिस्ट हैं। ये सुनकर जुन सैनमिंग तुरंत ही गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही कहते हैं जिन याओ ये मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए डरा रही हो मुझे क्योंकि तुम डाउडी लेवल की वॉरियर हो। अगर मैं यहाँ से बाहर गया तो कई डाउडी लेवल के वॉरियर्स मुझे मिल चुके हैं और मैं उन्हें आपको रोकने के लिए जरूर लेकर आऊंगा। तो ये पूरा 3 महीने बाद आपके 1000 मेडिसिनल हाउस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी जिनियाओ कहती है क्या आपको विश्वास है कि मैं आपको यहाँ से जिंदा जाने दूंगी और आपको रैंक 3 का एल्केमिस्ट बनने दूंगी। जिनियाओ के वर्ड को सुनकर सामने वाला बुड्ढा तुरंत ही डर से कांपने लगता है और उसके ऊपर डाउडी लेवल का प्रेशर तुरंत ही बनने लगता है जिससे वो मूवमेंट भी नहीं कर पाता। और इसके बाद एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और ग्रैंड मास्टर जू तुरंत ही लुढ़कते पुढ़कते और कांपते हुए अगले कमरे तक जाते हैं। जिसके बाद वो रुकता है तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका होता है और पूरे चेहरे पर ब्लड के ही निशान थे। और इसके बाद वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहती है जिनियाओ क्या तुम इस ओल्ड मैन को मारने की हिम्मत करती हो जो कि अल्केमिस्ट अलायंस का मेंबर है। आप तभी जिनियाओ कहती है रैंक 2 के अल्केमिस्ट अगर मैं तुम्हें मारती भी हूँ तो तुम्हें क्या लगता है अल्केमिस्ट अलायंस मेरे साथ फाइट करने के लिए आएगा। जिनियाओ की बात को सुनकर ग्रैंड मास्टर जू को अपने दिल में डर लगने लगता
है। आखिरकार जिन याओ एक डाउडी लेवल की वॉरियर थी और ये पावर पूरे ही वेस्ट रीजन में काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट अलायंस भी एक रैंक 2 के अल्केमिस्ट के लिए डाउडी के साथ फाइट करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है ठीक है जिन याओ, बस तुम रुको 3 महीने बाद। तभी जिन याओ कहती है मैं तो आपको बताना ही भूल गई, ये मत सोचो कि तुम मेरे 1000 मेडिसिनल हॉल के अंदर कुछ भी कर सकते हो 3 महीने बाद, क्योंकि तुम 3 महीने बाद रैंक 3 के अल्केमिस्ट बन जाओगे। मुझे आपको बताने में कोई भी आपत्ति नहीं है कि मेरे पीछे ये पर्सन रैंक 3 का अल्केमिस्ट है। अगर आपको लगता है कि आप इससे निपट सकते हैं तो ये ग्रैंड मास्टर जू के यान सिटी के अंदर 3 महीने आने का इंतजार करेंगे। जिसके बाद जिन याओ तुरंत ही मुड़ती है और उसकी नजर स्पॉटलाइट में सीधा ही जोयान के ऊपर उतरती है। जिसके बाद सभी लोग जोयान की तरफ देखने लगते हैं। रैंक 3 अल्केमिस्ट, इतना यंग रैंक 3 का अल्केमिस्ट, अगर ये खबर फैल जाती तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते कि जोयान रैंक 3 का अल्केमिस्ट था। तभी सामने के ग्रैंड मास्टर जू भी कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये असंभव है, ये बच्चा रैंक 3 का अल्केमिस्ट कैसे हो सकता है। ओल्ड मैं भी कई सालों से रैंक 2 पे अटका हुआ हूँ, तो ये कैसे हो सकता है। इस टाइम पे उसके दिल में काफी ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही साथ उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। तभी जिन याओ जुआन की तरफ देखते हुए कहती है एल्डर सिस्टर ने बहुत कुछ कह दिया है, तो छोटे भाई के तौर पर आपको उनकी बात को रखना चाहिए। आप अपनी बड़ी बहन की डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देना चाहते है ना। ये सुनकर तो जुआन के भी होश हरे हो जाते हैं। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो एक झूठ की इतनी भारी कीमत चुकाएगा। जिसके बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो दिल में हंसे या रोए। उसे लग रहा था कि जैसे सामने वाले ने उसे मान लिया हो कि वो रैंक 3 का अल्केमिस्ट है। तभी अचानक एक वॉइस आती है, और बेटा जी इतना ईगोफुल होने के लिए तुमसे किसने कहा था, अब लो मजे, अब मजा आने वाला है। तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को जैसे ही बाहर लोगों के सामने शो करोगे, सभी लोग पता लगा लेंगे कि तुम रैंक 3 के अल्केमिस्ट नहीं हो। उस टाइम के बाद ये छोटी लड़की तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी। गुयू की बात को सुनकर तो जियान थोड़ा सा और उदास हो जाता है। जिसके बाद जियान तुरंत ही कहता है, ओल्ड गुयू पहले ये चीज यहाँ तक आ चुकी है, क्या आप कुछ सामान्य सी बात नहीं कह सकते थे। तभी गुयू हंसते हुए कहते हैं, अपने कर्मों का फल भोगो। आज के बाद तुम्हें ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। अगली बार हो तो मुझे मदद के लिए मत कहना, ठीक है। और इसके बाद गुयू हंसते हैं और जोयान की बॉडी के अंदर अचानक ही पावरफुल स्पिरिचुअल पावर शो होने लगती है। जिसके बाद जोयान का रैंक 2 अल्केमिस्ट लेवल से रैंक 3 अल्केमिस्ट लेवल तक पहुंच जाता है। जिसके बाद जोन एक लंबी सांस लेता है और अपने दिमाग से तुरंत ही पावरफुल ऑरे को फील करता है। यहाँ पे कियान भी जोयान को काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रही थी। उसने देखा था कि इस बार का जोयान पिछली बार से काफी ज्यादा अलग है और जोयान के अंदर कुछ तो गलत है। साथ ही साथ जिन याओ ने भी यही चीज फील की थी, हालांकि वो जोयान को ज्यादा नोटिस नहीं करती। जिसके अगले ही मूवमेंट पे हमें पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन दिखाया जाता है और जोयान की स्पिरिचुअल पावर तुरंत ही उसके माथे के सील से अपीयर होती है और चारों तरफ फैल जाती है। जिसके बाद चारों तरफ शोर शराबा और कोलाहल मच जाता है। इस प्रेशर को झेलने के लिए वहाँ पे खड़े हुए लोग कैपेबल नहीं थे, इसलिए वो घुटनों में बैठ जाते हैं। जिसके बाद आवाज आती है, ये साथी ये वास्तव में रैंक 3 का अल्केमिस्ट है। इस टाइम पे ग्रैंड जू को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और वो तुरंत ही उदास हो जाता है और ब्लड की वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद कहता है, भाई भविष्य में हम। तभी जोन कहता है, गो टू हेल। और इसके बाद स्पिरिचुअल पावर से एक ठंडा झटका देता है और ग्रैंड मास्टर जू सीधा ही 1000 मेडिसिनल हॉल के बाहर जाकर गिरते हैं। इस टाइम पे ग्रैंड मास्टर जू को देखकर 1000 मेडिसिनल हॉल के अंदर सभी लोग चौंक कर रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जोयान अल्केमिस्ट अलायंस के लीडर मतलब मेंबर एल्डर को मारने की हिम्मत करेगा। हालांकि उन्हें तुरंत ही होश आता है और वो रिलैक्स फील करते हुए कहते हैं, जोयान एक रैंक 3 का अल्केमिस्ट है और रैंक 2 के अल्केमिस्ट के लिए अल्केमिस्ट अलायंस कभी भी रैंक 3 के अल्केमिस्ट को नाराज नहीं करेगा, भले ही जोयान उसे मार ही क्यों ना दे। इसके अलावा जोयान अभी भी यंग था, इसीलिए अल्केमिस्ट अलायंस जोयान को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता। दूसरी तरफ वो लड़की जब देखती है कि जोन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके ग्रैंडफादर को उड़ते हुए भेजा है, तो तुरंत ही उसके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कांपने लगती है और 1000 मेडिसिनल हाउस के बाहर भागने लगती है। तभी कियान कहती है, रोको, जिससे वो तुरंत ही बर्फ की तरह जम जाती है और उसके पूरे चेहरे से पसीना आने लगता है और उसकी ड्रेस पूरी तरीके से पसीने से भीग गई होती है। इस टाइम पे उसे लग रहा था कि कहीं कियान उसे मरवा ना डाले। इस टाइम पे वो बहुत बुरी तरीके से कांप रही थी और दिल में काफी अजीब फीलिंग्स चल रही होती हैं। हमेशा उसके दादाजी ही उसके साथ होते थे और वही उसकी हमेशा रक्षा करते थे, जिसके कारण वो काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुकी थी। लेकिन इस टाइम का माहौल पूरी तरीके से अलग था। तभी कियान कहती है, वो कंगन मेरा है, मुझे वापस करो। कियान की बात को सुनकर वो लड़की तुरंत ही रिलैक्स फील करती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि कियान ने उसे जोयान को मारने के लिए नहीं कहा। जिसके बाद वो जबरदस्ती अपने हाथ से उस कंगन को निकालती है और बिना कुछ सोचे समझे वो कंगन कड़ा था, जबरदस्ती उसे निकाल कर कियान की तरफ दे देती है और वापस से 1000 मेडिसिनल हॉल के बाहर भागने लगती है। 1000 मेडिसिनल हाउस के बाहर निकलने के बाद ही वो अपने हाथ में देखती है कि वहाँ पे एक घाव बन गया है। जिसके बाद हमें वापस से मेडिसिनल हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कमरे
के अंदर रखा हुआ सामान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और जिनयाओ भी काफी ज्यादा हेल्पलेस तरीके से थोड़ा सा सैड दिखाई देती है। जिसके बाद वो जुआन की तरफ देखती है जहाँ पे जुआन ने भी अब तक अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस ले लिया था। तभी जिनयाओ जुआन को चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है मेरे 1000 मेडिसिनल हाउस में हर एक चीज की कीमत 10,000 स्पिरिट कॉइन है और उनमें से कई सारी चीजें एक पल में ही डिस्ट्रॉय हो गई। साथ ही साथ ये पूरा कमरा, मुझे बताओ कि इसका मुआवजा कौन देने वाला है। इस कमरे के अंदर काफी सारे आइटम थे जिसमें मॉन्स्टर कोर, मेडिसिनल हर्ब्स और कई सारे गहने भी थे और इस टाइम पे वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। हालांकि तभी कियानियान उनकी तरफ देखते हुए कहती है मेरे पास अभी भी ये बैंगल बचा हुआ है, मैं इसे आपको वापस कर दूंगी। यहाँ पे जुआन बोलने ही वाला था तभी कियानियान उनकी तरफ देखते हुए बोलती है और अचानक जिनयाओ के सामने आकर वो ब्रेसलेट आगे कर देती है। हालांकि वो इस टाइम पे उस बैंगल को ही घूर रही होती है और उसे वो चाहिए था, लेकिन फिर भी जोयान की तरफ से वो उसे लेने के बजाय वापस करने पे ध्यान देती है। जिनयाओ भी कियानियान के दिल की बात को समझ जाती है और इसके बाद जिनयाओ कियानियान की तरफ देखते हुए कहती है एल्डर सिस्टर तो मजाक कर रही थी, छोटी बहन को इतना ज्यादा सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इसकी कीमत देने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटी बहन को ये पसंद है, इसलिए मैं ये तुम्हें देती हूँ। ये सुनकर तो कियानियान काफी ज्यादा चौंक जाती है और इसके बाद वो हेल्पलेस तरीके से जुआन की तरफ देखती है और उसे पता था ये सब कुछ जुआन के कारण ही होना चाहिए। उसकी नजरों को देखकर जुआन भी हेल्पलेस तरीके से स्माइल करता है। तभी जुआन कहता है मिस जिन, मुझे अभी भी और काफी सारे काम है इसीलिए मैं अब और यहाँ पे नहीं रहूंगा। साथ ही साथ मुझे जिन चीजों की आवश्यकता थी आप मुझे ध्यान में रखिएगा और अगर वो आपको मिलती हैं तो मैं एक बार फिर से आपके साथ उन चीजों को लेने के लिए आऊंगा। तभी मिस जिन भी कहती हैं ठीक है तो आप लोग जा सकते हैं, मुझे भी यहाँ पे काफी सारे काम करने हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही जुआन और जी कियानियान को ग्रीट करती है और जोयान और कियानियान उसे, जिसके बाद वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ तुरंत ही 1000 मेडिसिनल हाउस से बाहर निकल जाते हैं। और इसके साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं ये एपिसोड यहाँ तक एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन चलो आखिरकार मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो आप सभी लोग इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं टाइम नहीं था फिर भी फ्लैक्चुएशन में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया मैंने, एक्साइटमेंट में। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट डियर फैमिली।